नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी नेशन और मैं हूं अरविंद। और आज बात करेंगे आगामी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की और उससे जुड़ी रणनीतियों की। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई सन 2025 की रात को अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। इसके चलते भारत में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव समय से पहले हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव की जंग है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक तरफ एनडीए ने, जो सत्ताधारी गठबंधन है, तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतार दिया है और इसी बात का जवाब देते हुए इंडिया ब्लॉक ने आंध्र प्रदेश से आने वाले रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को फंसा दिया है और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आखिर इंडिया ब्लॉक के इस चाल के पीछे की रणनीति क्या है? दरअसल बीजेपी ने दक्षिण भारत में तमिल पहचान और द्रविड़ गर्व को साधने के लिए और इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टी डीएमके के लिए असहज स्थिति पैदा करने के लिए तमिलनाडु से आने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन विपक्ष ने पलटवार करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलुगु प्राइड का कार्ड चल दिया, ताकि न केवल तेलुगु प्राइड को साधा जा सके बल्कि एनडीए की रणनीति की काट भी खोजी जा सके। इंडिया ब्लॉक का फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि सांकेतिक भी है। जज सुदर्शन रेड्डी राजनीति से बाहर का चेहरा है, जिनकी पहचान संविधान और न्याय से जुड़ी हुई है। यानी विपक्ष ने जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई न होकर बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक के इस फैसले से आंध्र प्रदेश के दलों, जिसमें टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल हैं, उनके लिए बेहद असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या ये दल आंध्र प्रदेश से आने वाले रेड्डी साहब का समर्थन करेंगे? क्या ये दल आंध्र के प्राइड को आगे बढ़ाएंगे? और यही वो मुश्किल राजनीतिक स्थिति है जिसे इंडिया ब्लॉक ने बड़ी चालाकी से अपना हथियार बना लिया है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में कुल कितने वोट पड़ेंगे, तो आपको अंदाज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य वोट करते हैं। इस प्रकार करीब कुल 782 वोट हैं जो उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार को चुनेंगे। बहुमत के लिए कुल 391 वोट चाहिए। और वर्तमान में यदि हम दोनों जो प्रमुख राजनीतिक गठबंधन हैं उनकी स्थिति को देखें तो एनडीए के पास कुल 422 वोट हैं और इंडिया के पास कुल 312 वोट हैं। एनडीए के पास बहुमत से कहने को तो 31 सांसद ज्यादा हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 79 सांसद कम हैं। 48 सांसद वे हैं जो वर्तमान में किसी गठबंधन से संबद्ध नहीं। चूंकि इंडिया ब्लॉक की रणनीति ने सबसे ज्यादा मुश्किल की स्थिति आंध्र प्रदेश के दलों के लिए उत्पन्न कर दी है, क्योंकि पहले भी किसी राज्य विशेष के प्राइड के लिए
लोगों ने अपना पाला बदला है। अगर हम आंध्र के वोटों की स्थिति देखें तो आंध्र में कुल 36 वोट हैं जो उपराष्ट्रपति पद के लिए पड़ेंगे। इनमें से 25 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से। लोकसभा से कुल 25 वोट में से 16 वोट टीडीपी के पास, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास कुल 4 वोट, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 वोट और जीएसपी के पास कुल 2 वोट हैं। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 7 वोट हैं, टीडीपी के पास 2 वोट हैं और बीजेपी के पास 2 वोट हैं। इस प्रकार से ये कुल 11 हो गए। अगर हम इसमें से बीजेपी को निकाल दें तो करीब 5 वोट कम हो जाते हैं और ये 31 वोट क्या आंध्र प्राइड के नाम पर, तेलुगु प्राइड के नाम पर, क्या इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे? यही एक बहुत दिलचस्प स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो क्या इंडिया ब्लॉक ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार देकर बाकी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जो बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक को नुकसान पहुंचा देगा और यह सिर्फ प्रतीकात्मक लड़ाई रह जाएगी? आपका क्या मानना है? क्या यह रणनीति एनडीए को टक्कर दे पाएगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।